मेरा नाम किरण है। मेरी उम्र 21 साल है। मेरे पिता ने 2 शादियां की थी। मेरी सगी माँ मर चुकी थी। अब मैं अपनी सौतेली माँ के पास ही रहती थी। मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। मैं घर के काम के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। फिर एक दिन पापा भी चल बसे। माँ ने सीधा कह दिया कि अगर तू मेरी सहेली की बेटी से शादी करती है तो ठीक है, वरना यहाँ से चली जा। तेरा बाप मर गया है। अब मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं है। मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। वह बहुत ही बुरा इंसान था और एक नंबर का निकम्मा और आलसी था। मैं उससे शादी करके एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में नहीं जाना चाहती थी। मेरे पापा के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था। लेकिन मैंने माँ से झूठ बोला कि शहर में मेरे मामा रहते हैं और मैं उनके घर जा रही हूँ। मेरी माँ ने कहा, तो चली जा यहाँ से, इंतजार किस बात का है। मेरे पास थोड़े से पैसे जमा थे। मैंने वो पैसे लिए और शहर चली आई। फिर मैंने किराए पर घर लेने के लिए बात की। वहाँ एक लड़की को देखा जो अपने घर के सामने वाली जगह धो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। मैंने उससे कहा कि मुझे एक गिलास पानी मिल जाएगा। वो 25-26 साल की होगी और बहुत अच्छी थी। उसने मुझे फ़ौरन पानी लाकर दिया। पूछा, क्या आप अकेली हैं? मैंने उसको बताया कि मैं बहुत दूर से आई हूँ। उस लड़की का नाम मोहिनी था। उसने मुझे बताया कि यहाँ एक बूढ़ा इंसान रहता है। उसके काफ़ी सारे छोटे छोटे घर हैं। वो घर किराए पर दे देगा। आप उससे बात कर लें। उस लड़की ने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी थी। मैंने उस अंधेड़ व्यक्ति से बात की। उसने मुझे एक बात कही कि देखो, तुम अकेली हो और मैं किसी अकेली लड़की को कमरा किराए पर नहीं देता, लेकिन तुम मजबूर हो, इसलिए मैं तुम्हें घर तो दे दूंगा, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। पहले तो मैं हैरान हुई कि पता नहीं बुढ़ा किस तरह की शर्त रखेगा, लेकिन फिर जब उसने शर्त रखी तो मैंने फौरन शर्त मान ली। उसकी यह बात बिल्कुल ठीक थी कि अकेले लड़की को घर इतनी आसानी से नहीं मिलता। उस बूढ़े ने कहा कि मेरी पत्नी मर चुकी है और तुम्हें मेरे कपड़े धोकर इस्त्री करके मुझे देने होंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं कपड़े धो दूंगी। दिल में काफ़ी खुश थी कि सौतेली माँ से मेरी जान छूट गई। मैंने अपने नए घर को थोड़ा बहुत सेट किया। उस बुढ़े ने कपड़े धोने के लिए मुझे एक मशीन भी दे रखी थी और फिर साथ में कुछ कपड़े भी दिए। मैंने सोचा कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। डेली एक जोड़ी कपड़े धोना, उनको प्रेस करना कौन सी बड़ी बात है। जिस घर में मैं रहती थी उस घर से 2 घर छोड़कर ही मोहिनी का घर था। उसने शाम को मेरे लिए चाय और खाना भी भिजवाया। वह बहुत अच्छी थी। उसके साथ मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो गई। ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छी जगह रहने आ गई हूँ। सारे लोग ही बहुत अच्छे थे। मैंने घर के सामने एक बोर्ड लगवा दिया कि यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई जाती है और अगले ही दिन मेरे पास 1-2 बच्चे भी आ गए। मैंने सोचा कि दिन के टाइम नौकरी करूँगी, इसलिए मैं इंटरव्यू देने के लिए भी गई थी। अब मुझे अपनी ज़िंदगी को खुद ही संभालना था। मेरे लिए यह सब कुछ इतना आसान नहीं था, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। उसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत तो आ गई थी कि मैं अकेले ही समाज से लड़ सकती थी। जो जेवर और पैसे थे मेरे पास, वो मैंने बैंक में रखवा दिए ताकि वह सुरक्षित रहें, और मैं उनको खर्च नहीं करना चाहती थी। मेरी कोशिश थी कि जो पैसे कमाओ उन्हीं को खर्च करो। मेरी ज़िंदगी इसी तरह जा रही थी। मोहिनी के घर में उसकी एक माँ और 2 छोटी बहनें थीं। उनके घर में भी बहुत ही गरीबी थी। मोहिनी एक स्कूल के ऑफिस में काम करती थी। उसने बहुत जल्द मेरी नौकरी अपने ही स्कूल में लगवा ली थी। मेरे मकान मालिक का नाम त्रिलोकी था। वह बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसके बारे में वहाँ ज़्यादातर लोगों की राय अच्छी नहीं थी। सब कहते थे कि बहुत ही ख़राब आदमी है। अपने ज़माने में जब जवान था तो उसका बहुत ही ज़्यादा औरतों के साथ चक्कर था। दरअसल इस मोहल्ले में ज़्यादातर घर उसी के थे। कम से कम इस मोहल्ले में उसके 10 घर तो थे ही जो उसने किराए पर दे रखे थे। इसलिए सभी लोग उससे चिढ़ते थे और उसके बारे में बहुत बुरा सोचते थे। और वैसे भी वह मकान मालिक किसको अच्छा लगेगा जो महीने की पहली तारीख को ही आपसे पैसे मांगने के लिए आ जाए। वो भला आपको अच्छा क्यों लगेगा। वैसे उसने मुझे किराया बहुत ही कम मांगा था, इसलिए मुझे उससे कोई समस्या नहीं थी। एक दिन मैं उसके कपड़े धो रही थी जब उसके कपड़ों से मुझे 500 का नोट मिला। पहले मैंने सोचा कि मैं ये वापस कर दूं, फिर सोचा कि रहने देती हूँ, मेरा भी तो कोई हक बनता है।
मैं उसके कपड़े धो रही हूँ। अगर मांगेगा तो कह दूंगी कि हाँ मिले थे, अलमारी में रखे हैं, भूल गई थी। और अगर नहीं मांगेगा तो मैं अपने पास रखूंगी। वैसे इतना अमीर आदमी है, इसलिए मैंने वो पैसे अपने पास ही रख लिए। 2-3 दिन तक मैं सोचती रही कि कहीं पूछ न ले, वापस कर देने चाहिए, वरना सोचेगा कि यह तो चोर लड़की है, मेरा भरोसा टूट जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इन 500 के चक्कर में मुझे अपने घर से ही निकाल दे। लेकिन 3 दिन तक गुजर गए थे और उसने ऐसा कोई भी सवाल नहीं किया। उसके बाद मैं भी रिलैक्स हो गई। लेकिन फिर आगे लगातार ऐसा ही होने लगा। मुझे उसके कपड़ों से हर रोज पैसे मिलने लगे थे। मैं वे सारे पैसे अपने पास ही रख लेती थी। मैं खुश थी कि चलो अच्छी बात है, मेरी मेहनत की कमाई है, आखिर मैं उसके कपड़े धोती हूँ। उसके सारे कपड़े सफ़ेद रंग के होते थे। एक दिन सुबह सुबह सोकर उठी। मोहल्ले में काफ़ी शोर हो रहा था। सब लोग आपस में झगड़ रहे थे और एक दूसरे को बुरी बुरी गालियाँ दे रहे थे। मुझे लड़ाई झगड़ों से बहुत डर लगता था। मेरी सौतेली माँ भी मेरे बाप के साथ लड़ती रहती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने मोहिनी से पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि एक घर से जवान लड़की गायब हो गई है, इसीलिए सब शोर मचा रहे हैं। एक आदमी कह रहा था कि पड़ोस वाले घर के लड़के ने उसकी लड़की को भगाया है, क्योंकि कई बार उस लड़के को उस लड़की के घर के आसपास चक्कर लगाते देखा गया था। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो लड़की खुद ही किसी के साथ चली गई हो। आजकल तो ये सब कुछ आम हो गया है। मैंने पूछा, क्या वो लड़की गलत टाइप की थी, क्योंकि तुम तो शायद उसको जानती होगी। उसने कहा कि नहीं, वो लड़की ऐसी नहीं थी, वो तो 15 साल की मासूम बच्ची थी। लेकिन आजकल कहाँ पता चलता है कि कौन बच्चा है, और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी हालात बड़े ख़राब हैं। लेकिन मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि बेचारी बच्ची, फिर घर वालों का क्या हाल हो रहा होगा। उसके बाद पुलिस 2-3 बार मोहल्ले में आई और सारे मोहल्ले वालों से पूछताछ करती रही। मुझे भी कहा कि आप अकेले रहते हैं, तो मैंने कहा हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। वह मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। लेकिन तभी वहाँ पर मकान मालिक आ गया। उसने कहा कि अकेली रहती है, लेकिन ये भरोसे वाली लड़की है, मैं इसके माँ बाप को जानता हूँ। उसने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बाद में मैंने उसका धन्यवाद किया। मैंने कहा कि आपकी बहुत कृपा है। उसने कहा कि तुम अकेली रहती हो। फिर मैंने उसे सारी बात बता दी कि मेरे माँ बाप दोनों ही इस दुनिया से चले गए हैं, और अगर मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती तो मेरी शादी अपने सहेली के नशेड़ी बेटे से करवा देती, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए यहाँ पर आकर अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने चली आई हूँ। यहाँ पर मेहनत करती हूँ और आराम से रह रही हूँ। उसने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम बहुत ही बहादुर हो और ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे तुम्हारा साथ देकर अच्छा लगा। दिन इसी तरह गुजर रहे थे जब हमें एक खबर और मिली कि जिस घर से लड़की भाग गई थी उसके बाप ने खुदकुशी कर ली है। शायद वे बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सका था। बहुत ही गलत बात थी। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। एक दिन मैं और मोहिनी वापस आ रहे थे जब हमने उस लड़की की माँ को देखा। वह अपने घर के बाहर सड़क पर बैठी थी। उसकी हालत देखकर हमें बहुत अफसोस हो रहा था। अब तो मुझे गुस्सा आने लगा और यह विश्वास हो गया कि वह लड़की अपनी मर्जी से भाग गई है, नहीं तो पुलिस को अभी तक उसके बारे में पता चल जाना था। छोटा सा मोहल्ला था। इस मोहल्ले में अक्सर घरों के बाहर कैमरे भी लगे हुए थे, फिर भी अभी तक बात सामने नहीं आई थी। इसका मतलब कि वह अपनी मर्जी से गई थी। मैंने मोहिनी से कहा, ऐसी लड़कियों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसने एक पल के लिए भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा कि मेरे घर से भागने के बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा। अगर मेरे माँ बाप इस दुनिया में जिंदा होते तो मैं उनकी खुशी के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर देती। मेरी बात सुनकर मोहिनी की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने कहा कि कभी कभी लोग अपने माँ बाप के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन फिर भी बदले में उनको कुछ नहीं मिलता। मोहिनी ने यह बात करते हुए अपने गले में पहने एक लॉकेट को थाम लिया था। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा कि मैं किसी से बहुत मोहब्बत करती थी जो मेरी तरह ही टीचर था। हम दोनों घर बसाना चाहते थे, लेकिन जब मैंने यह बात अपने घर वालों से कही तो उन्होंने कहा कि घर में कमाने वाला और कोई नहीं है, तेरे पापा जिंदा नहीं हैं और तू 2 जवान बहनों को छोड़कर अपना घर बसाना चाहती है। फिर मैंने शादी नहीं की, लेकिन आज भी मुझे वो लड़का बहुत याद आता है। उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी है, उसका एक बेटा भी है, उसने अपना घर भी ले लिया है और गाड़ी भी खरीद ली है। मैं सोचती हूँ
कि अगर उस समय मैंने फैसला कर लिया होता तो मैं उसके साथ होती। ये लॉकेट उसी की आखिरी निशानी है जो मेरे पास ही रह गया था। तुम्हारे तो माँ बाप नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने माँ बाप के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। अब मैं जिंदा तो हूँ लेकिन खुश नहीं हूँ। जब तक मेरी बहनों की शादी नहीं होगी मेरा भी घर नहीं बसेगा। और मुझे पता है कि बहनों की शादी करते करते मेरे बालों में चांदी उतर आएगी, मेरे चेहरे से जवानी की रौनक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मुझे अपनी बूढ़ी माँ का सहारा बन जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बन गई हूँ। सब मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहिनी की कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर हमें रास्ते में मकान मालिक मिल गया। हमने उसे नमस्ते किया। उन्होंने नमस्ते का जवाब दिया और कहा कि मोहल्ले की बहुत ही प्यारी बच्चियां हो तुम दोनों, और बहुत ही ज़्यादा बहादुर और जिम्मेदार भी। अपने घर वालों के लिए इतनी मेहनत करती हो, भगवान तुम लोगों को खुश रखे। वो चला गया और मैंने मोहिनी से कहा कि कितना आशीर्वाद देता है ये बुढ़ा, मगर पता नहीं सब लोग उसके बारे में इतना बुरा क्यों कहते हैं। बेचारा कितना शरीफ है। आज सुबह सुबह फिर से शोर मच गया था और मेरी आँख खुल गई। मेरे मुंह से अचानक निकला, हे भगवान अब क्या हो गया। मैं बाहर आ गई। सामने का मंजर जल्द ही समझ आ गया, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो 2 घर छोड़कर ही हो रहा था। और ये देखकर मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई कि इस बार जो लड़की गायब हुई थी वह कोई और नहीं बल्कि मोहिनी थी। मेरे कदमों में जैसे जान ही नहीं रही और मैं फौरन उसके घर भाग कर गई। मैंने उसकी माँ और बहनों से पूछा। उन्होंने कहा कि रात को तो घर में ही थी, लेकिन सुबह हुई तो पता नहीं कहाँ चली गई। हमें ये ख़त भी मिला है जिसमें लिखा है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, ये सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। मैं हैरान रह गई कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा करना चाहती तो पहले ही कर चुकी होती। वह तो अपना प्यार भी कुर्बान कर चुकी थी, तो भला अब भाग कर कहाँ जाती। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमसे मोहिनी की कुछ बात हुई थी क्या। मैंने कहा मुझसे कोई बात नहीं हुई थी। हम साथ ही गए थे और वहाँ से सीधा वापस आ रहे थे कि रास्ते में मकान मालिक से भी मिले थे। उस समय तो सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर आखिर मोहिनी कहाँ चली गई। मुझे लगा कि उसकी माँ इस बात पर रोएगी कि मेरी बेटी गायब हो गई है और अब पता नहीं कैसे मिलेगी, लेकिन वो तो ऐसे बात कर रही थी कि हमारा मुंह काला करके चली गई। वह तो हमारी जिम्मेदारियां पहले से ही नहीं उठाना चाहती थी, अब जिम्मेदारियों से हाथ छुड़ाकर भाग गई है। हमारा तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, वह तो हमें बर्बाद करके चली गई। पता नहीं किसके साथ मुंह काला करवाया है। मोहिनी की माँ की सोच पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने मोहिनी को खुद ही तलाश करना शुरू कर दिया और पुलिस स्टेशन में भी बयान दे दिया और उनको कहा कि कुछ भी करें मगर मोहिनी की तलाश करें। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं मोहिनी के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे और उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। मुझे विश्वास था कि वो किसी के साथ नहीं गई, ज़रूर उसे किसी ने अगवा किया था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई था ही नहीं। अगर कोई होता तो वो मुझे ज़रूर बताती। गुजरते दिन के साथ मेरी परेशानी भी बढ़ती चली जा रही थी। पूरे मोहल्ले में मोहिनी के अलावा कोई था भी नहीं जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकती। हम एक दूसरे के सुख दुख के हमराज थे। मकान मालिक के कपड़े अक्सर मेरे पास आते रहते थे। मैं जिस समय फ्री होती थी जल्दी से कपड़े धो दिया करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मुझे कोई बात कहे कि तुमने अभी तक मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए। आज मैं बैठी मोहिनी के बारे में सोच रही थी। मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। तभी एक बच्चा कपड़े पकड़ाकर चला गया। मैं कपड़ों को धोने से पहले उनको चेक करने लगी। यह बात मुझे मेरी माँ ने सिखाई थी कि कपड़े धोने से पहले उनके जेबों को चेक कर लेते हैं, हो सकता है उनमें कोई पैसा या ज़रूरी कागज हो। इस बार जब मैंने जेब चेक किया तो मेरे हाथ में ऐसी चीज़ आई कि मैं हैरान रह गई। ये पैसे तो नहीं थे, लेकिन ये जो भी चीज़ थी, जब मैंने उसे हाथ में पकड़ा तो महसूस कर लिया था। अपनी आंखों से देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने जल्दी से वो कपड़े एक तरफ फेंक दिए और जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगी, क्योंकि मुझे यहाँ से जल्द निकलना था। मुझे यहाँ से दूर भाग जाना था, नहीं तो मेरी जान को भी खतरा था। क्योंकि जो चीज़ मुझे मकान मालिक की जेब से मिली थी वो कुछ और नहीं बल्कि मोहिनी का वही लॉकेट था जो उस दिन वो पहने हुई थी और उसने मुझे अपने प्यार की कहानी सुनाई थी। मकान मालिक की जेब से निकलने का यही मतलब था कि इसने मोहिनी को अगवा किया था। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने सोचा
कि मुझे यह बात पुलिस को बतानी चाहिए, लेकिन पहले मुझे यहाँ से निकल जाना था, क्योंकि अगर बुढ़े को याद आ जाता कि मोहिनी की चैन उसके कपड़ों में थी और वो कपड़े मेरे पास हैं, तो वो सबसे पहले मेरे घर पर ही आता। मैं अपना सामान बंद करके जा ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, और दस्तक देने के अंदाज से पता चल गया कि ये कोई नॉर्मल दस्तक नहीं है। मैं घर की पिछली तरफ से दीवार से कूद गई और भागकर पुलिस स्टेशन चली गई। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मैंने उनको सब कुछ बता दिया और ये भी कहा कि मुझे सुरक्षा दी जाए, क्योंकि मेरी जान को खतरा है। उन लोगों ने मेरी बात समझी, मेरा बयान लिया और फौरन इस मामले की खोज पर लग गए। और फिर पता चला कि इससे पहले जो लड़की गायब हुई थी उसको भी इसी बुढ़े ने अगवा किया था। वो मोहल्ले की खूबसूरत लड़कियों को ऐसे ही अगवा कर लिया करता था, और जब तक उसका दिल ना भरता उनको ऐसे ही अपने पास रखता और उसके बाद उनका पत्ता साफ कर देता था। वो बुढ़ा जरूर था, लेकिन अभी उसकी रंगीन मिजाजियाँ ख़त्म नहीं हुई थी। पुलिस ने उसको आकर पकड़ लिया था। पता नहीं वो कितनी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था। जब पुलिस ने उसका अच्छे से स्वागत किया तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने मोहिनी के बारे में बताया कि वो अभी जिंदा है। मोहिनी की इज्जत लुट चुकी थी, लेकिन उसकी जान बच गई थी। मोहिनी को माँ ने उसे घर में रखने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरे घर में नहीं रहेगी, नहीं तो उसकी वजह से मेरी बाकी बेटियों के रिश्ते नहीं आएंगे। मैं उसको अपने घर ले आई और बड़ी मुश्किल से मैंने उसे संभाला और ज़िंदगी की तरफ वापस ले आई, और उसके बाद हम लोग दूसरे शहर में चले गए। अब हम लोग एक साथ रहते हैं। वो पहले जैसी नहीं रही। उसको देखकर मुझे बहुत दुख होता है। उसे बचा तो लिया था, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम दोनों की ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। दुनिया में कैसे कैसे जालिम लोग हैं। उस बुढ़े को जेल हो गई थी। सोचती हूँ कि बुढ़े का अंजाम बहुत बुरा होना चाहिए, ताकि वो दोबारा किसी की बेटी के साथ ऐसा ना कर सके। इस नई जगह पर आकर मैं और मोहिनी एक स्कूल में पढ़ाने लगे थे। स्कूल का प्रिंसिपल कोई 35 साल की उम्र का था। उसके 2 बच्चे थे, 10 साल का बेटा और 12 साल की बेटी थी। उसकी आंखों से पता लगता था कि वो मोहिनी को पसंद करने लगा है, लेकिन मोहिनी को अब इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह तो बस अपनी ज़िंदगी खींचे जा रही थी। लेकिन फिर मैंने मोहिनी को फोर्स किया कि वो अपना घर बसा ले। इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलेगा। लेकिन मोहिनी का कहना था कि मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। मैं अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी इज्जत गंवा चुकी हूँ। मुझे पता है ये सच्चाई जानने के बाद वो मुझसे शादी नहीं करेंगे, लेकिन मैंने मोहिनी को समझाया कि तुम दीप सर को कुछ नहीं बताओगी। भगवान ने तुम्हें मौका दिया है तो तुम उससे शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारो। बहुत ही सादगी से मोहिनी और दीप सर की शादी हो गई। मोहिनी का देवर एक ऑफिस में नौकरी करता था। मोहिनी ने मेरी शादी उसके साथ करवा दी। आज हम दोनों देवरानी जेठानी बहनों की तरह रहते हैं। हमारे घर में खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन कभी कभी मोहिनी का मन दुखता है कि उसने दीप को सच्चाई ना बताकर गलत किया है। दोस्तों, आप लोग ही अपनी राय दें कि मोहिनी को अपनी सच्चाई दीप सर को बता देनी चाहिए या नहीं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।